गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंटरमीडिएट हिंदी भूमिका पढ़ेंगे गद्य का। तो ये 9, 10, 11, 12 सभी लोगों को काम देगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर पढ़ना चाहें भूमिका तो सभी लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी कि हाँ 10 का पढ़ाना है, 11 का पढ़ाना है, तो वो भी हम आपको समय रहते पढ़ा देंगे। अब अभी इस साल तो भाई संभव नहीं है, फिर भी ये गद्य मैं जानता हूँ कि पद्य में और इसका भूमिका पूरा और संस्कृत वाला खंड पूरा पढ़ा देंगे। तो शुरुआत करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलिएगा। आज केवल लाइट की प्रॉब्लम होगी, ईश्वर ने चाहा तो अगले वीडियो में लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। गद्य क्या है? तो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त रचना। ये छंद और ताल और लय और तुकबंदी क्या है, अब हम इसकी चर्चा आगे कर देते हैं बाद में। ये सभी पद्य से संबंधित शब्द हैं, तो हम आपको चर्चा करेंगे पद्य पढ़ाते समय। विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य शब्द गद्य धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। और इसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली साहित्यिक रूप को हिंदी गद्य कहा जाता है। यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि हिंदी गद्य किसे कहा जाता है। तो लोगों की ये धारणा जो है कि यानी मेरठ दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली को ही गद्य कहा जाता है, लेकिन ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से, यहाँ पर भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो हिंदी में 8 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। किस दृष्टि से? तो प्रश्न बनेगा बच्चों की भाषा विज्ञान की दृष्टि से। फिर यहाँ प्रश्न बनेगा कि हिंदी की कितनी बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो 8 बोलियों को। वो 8 बोलियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप इसको देख लीजिए। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। रिपीट कर दीजिएगा मेरे साथ। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये 8 बोलियां। यहाँ 3 प्रश्न हमने बताया है बच्चों की 8 कितनी बोलियों को हिंदी गद्य में सम्मिलित किया गया है, तो 8 बोलियों को। फिर यहाँ प्रश्न हमने कहा किसकी दृष्टि से 8 बोलियों को सम्मिलित किया गया है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से। वे भाषाएं कौन सी हैं, तो हमने यहाँ आपको गा के भी बता दिया। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं गद्य और पद्य में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर ये है आपका कि गद्य का विषय विचार प्रधान होता है और पद्य का विषय भाव प्रधान। पहला अंतर। आपको यहाँ ऐसे लिखने के लिए प्रश्न आएगा कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है, तो आपको कैसे लिखना है। ऐसे बीच में कॉलम खींचिएगा, एक साइड में गद्य, एक साइड में पद्य। तो गद्य वाले कॉलम में गद्य के विषय में विचार प्रधान और पद्य का विषय भाव प्रधान, ये पद्य वाले में लिखना है। जबकि दूसरा क्या है यहाँ कि गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है और पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ सभी प्रायः सामान्य होते हैं, जबकि पद्य में ये सभी विशिष्ट होते हैं। यहाँ 2 अंतर, हमने 3 अंतर बताया। एक विचार प्रधान और दूसरा गद्य में विवेक, बुद्धि, चिंतन का अंकुश होता है, उसमें स्वतंत्र कल्पना। फिर यहाँ आपका गद्य के शब्द, अर्थ, वाक्य सामान्य होते हैं, जबकि पद्य में विशिष्ट होते हैं। फिर गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है। तो गद्य को क्या कहा गया है? निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है। फिर यहाँ आप देख लीजिए कि गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खुलकर कहने की प्रवृत्ति रहती है, जबकि काव्य में किसी बात को संकेत रूप में कह दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ गद्य में विरला वाक्य ही अपूर्ण होता है और काव्य में विरला वाक्य ही पूर्ण होता है। गद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती है और पद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस तरह से मुख्य अंतर मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा।
फिर उसके बाद हम यहाँ चर्चा करते हैं कि हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास क्या था। तो ये है हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास क्या था। देखें, इसमें मेन प्रश्न आपका यहाँ ये बनेगा कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः किस भाषा से हुआ है या किस गद्य से हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा एवं राजस्थानी भाषा। तो यहाँ एक प्रश्न आपका जो बनेगा कि खड़ी बोली विकास का मुख्यतः ब्रज भाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ है। यहाँ सबसे हमें गद्य का प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हमें गद्य का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। कुछ लोग इसका 10वीं शताब्दी मानते हैं, ज़्यादातर जो है 13वीं शताब्दी। और राजस्थानी गद्य की सीमा तो वास्तव में जो है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, और ब्रज भाषा की समय सीमा 14वीं शताब्दी से 16 तक, यानी 11 से 13 और 14 से 16 क्रमशः राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग काल देख लीजिए, दिख रहा होगा अच्छे से। ये काल में है कि पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग का समय क्या है। तो 13वीं शताब्दी से 68 ईस्वी तक, भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक, शुक्ल युग छायावादी युग भी इसे कहा जाता है 1922 से 1938 तक, शुक्लोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग भी इसे कहा जाता है 1938 से 1947 ईस्वी तक, और स्वतंत्रोत्तर युग 1947 ईस्वी से अब तक। अब यहाँ आप देख लीजिए, पहला वाला आप याद कर लीजिएगा, भारतेंदु 13 से 68, भारतेंदु पूर्व, भारतेंदु या प्राचीन युग, यानी भारतेंदु पूर्व अथवा प्राचीन युग। तो प्राचीन युग क्या था, 13 से 1868। भारतेंदु द्विवेदी शुक्ल शुक्लोत्तर 68 1922 38, याद कर लीजिएगा। भारतेंदु द्विवेदी शुक्ल शुक्लोत्तर 68 1922 38। तो यहाँ 38 से 47 तक रहेगा, स्वतंत्रोत्तर युग आपका 47 से अब तक। ठीक है, अब यहाँ हम प्राचीन युगीन गद्य की बात कर लेते हैं। इसका समय है 13वीं सदी से 1862 ईस्वी तक, अभी हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आप देखिए इसमें क्या प्रश्न आपका बन जाता है। मेन प्रश्न आपका यहाँ से जो है ये बन रहा है कि ब्रज भाषा का उदाहरण अधिक प्राचीन युग में काव्य भाषा के रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं। राउरवेल चंपू काव्य, उत्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर इस संबंध में उल्लेखनीय रचनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो इसे याद कर लेना चाहिए हमें लोगों को। राउरवेल को ही राजस्थानी गद्य की प्राचीनतम रचना मानते हैं। तो यहाँ प्रश्न आपका बनेगा, आपका ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों की राजस्थानी गद्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है। तो राउरवेल, जिसका लेखक था रोड़ा नामक कवि। और ये राउरवेल कैसी कृति है। तो राउरवेल एक शिलांकृति है। कैसी कृति है, शिलांकृति है। इसका पाठ कहाँ पर उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया। तो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में। और इस विद्वानों ने इसका समय क्या माना है। तो 10वीं शताब्दी माना है कि इसका राउरवेल का 10वीं शताब्दी शिलांकृति रोड़ा कवि। इसकी रचना राउल नायिका के नक्शिक वर्णन के प्रसंग में हुई है, यानी इसमें राउल नाम का एक नायिका है जिसके नख से लेकर, नाखून से लेकर पैर के और सिर तक का वर्णन इसमें है। और इसका कृति का रचयिता ये है रोड़ा कवि। और इसके सौंदर्य का वर्णन जो किया है वो पद्य में है। और फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाए बच्चों, वहाँ उसे हम क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। यानी गद्य और पद्य का दोनों का प्रयोग हो तो ये गद्य और पद्य मिश्रित रचना। थोड़ा सा आपको लिख देते हैं, ये गद्य पद्य मिश्रित या युक्त, गद्य पद्य युक्त रचना क्या कहलाती है, चंपू काव्य। ठीक है, तो ये गद्य पद्य युक्त रचनाएं, या यहाँ हम युक्त ना करके गद्य पद्य मिश्रित रचना, ऐसे मिश्रित, गद्य पद्य मिश्रित रचना चंपू काव्य कहलाती है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो।
तो हम लोग इसके बाद देखते हैं आगे। ये है आपका, फिर उसके बाद है दूसरी रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। इसकी रचना किसने किया? दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में किया था। और उसके बाद यहाँ इसका ग्रंथ जो है वो मैथिली में लिखा हुआ प्राप्त ग्रंथों में ज्योतिषर का वर्ण रत्नाकर ऐसी तीसरी रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये दामोदर शर्मा ने लिखा था, 12वीं शताब्दी में लिखा था बच्चों। इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियाँ इसमें भी पाई गई हैं। फिर इसके बाद है मैथिली में एक ग्रंथ है जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर, इनके लेखक हैं ज्योतिश्वर। मैथिली हिंदी में रचित, यानी ये मैथिली हिंदी में रचित है पुस्तक। सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी प्रकाशित हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न बनेगा बच्चों की वर्ण रत्नाकर जो है किसने लिखा है? तो ज्योतिश्वर राव ठाकुर ने लिखा है। फिर आपका प्रश्न बनेगा इसको कहाँ से ये प्रकाशित हुई है? तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। इसके संपादक कौन थे? तो सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र। फिर यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी। तो किसके अनुसार वर्ण रत्नाकर का समय 14वीं सदी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। अब यहाँ पे तो हिंदी परिवार की भाषाओं में गद्य का उन्मेष सर्वप्रथम राजस्थानी गद्य में प्राप्त होता है। राजस्थानी गद्य परंपरा निश्चित रूप से ईसा की 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ तक ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट है बच्चों राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं आराधना, बाल शिक्षा टीका, जगत सुंदरी प्रयोग माला। फिर ये है अतिचार, नवकार, व्याख्यान टीका। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंस नहीं है, धनपाल कथा पूछा जाता है कभी कभी, अंजना सुंदरी कथा आदि। तो ब्रज भाषा का सूत्रपात 1400 विक्रम के आसपास माना जाता है। ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ? यहाँ आपका प्रश्न बन जाएगा एक बच्चों। और फिर उसके बाद है कि ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ तक उपलब्ध होता है? तो 1457 ईस्वी तक उपलब्ध होता है। फिर यहाँ से आपका जो मेन प्रश्न बनेगा, यहाँ से आप देख लीजिए 17वीं शताब्दी में लिखी हुई जो रचनाएं उपलब्ध हैं उनमें गोस्वामी विट्ठलनाथ का श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन की रचना किसने किया है? तो विट्ठलनाथ गोस्वामी। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। गोकुलनाथ 84 वैश्रवण की वार्ता और 252 तो वैश्रवण, यहाँ वैश्रवण आया, 84 वैश्रवण की वार्ता। तो वैष्णव से आप विष्णु जान लीजिए, विष्णु भगवान कहाँ जो है वार्ता करते थे? तो सबसे ज़्यादा गोकुल में ही वार्ता किया गया है। तो याद रखिएगा गोकुलनाथ 84 वैश्रवण की वार्ता। नाभादास जी का अष्टायाम। तो अष्टायाम का मतलब दिन 8 पहर, दिन के 8 पहर। तो यहाँ पे नाभादास जी ने दिन का 8 पहर आप कहाँ बिताओगे? नभ में। तो नाभादास अष्टायाम। बैकुंठ मणि शुक्ल, यानी अब आप ये समझिए अगहन का महात्म और बैसाख महात्म। अगहन भी माह का नाम है और बैसाख भी माह का नाम है। अगहन और बैसाख के माह में लोग बैकुंठ जाते हैं, ठीक है। अगहन और बैसाख में लोग बैकुंठ जाते हैं। ध्रुवदास कृत सिद्धांत विचार और लल्लू लाल कृत माधव विलास। ये सभी ब्रज की रचनाएं हैं बच्चों। फिर उसके बाद कुछ टीकाएं भी यहाँ लिखी गई है और टीकाओं में आपसे तो पूछा नहीं जाता है। अब यहाँ देखिए खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचनाएं 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती हैं। कब से प्राप्त होती है? खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचना कब से प्राप्त होती है? तो 17वीं सदी से प्राप्त होती है। 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा उल्लेख है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली खड़ी बोली गद्य की पुस्तक है। 1623 ईस्वी में लिखा गया है, जटमल ने लिखा है गोरा बादल की कथा। फिर इसके बाद यहाँ से आप देख लीजिए दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का प्रमाणिक रूप कब से मिलता है? तो 1580 ईस्वी से दक्षिणी खड़ी बोली। अब हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं बच्चों की खड़ी बोली का विकास। ये है खड़ी बोली का विकास। तो खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नयकों में 4 लेखकों का उल्लेख है। एक सदा सुखलाल राय,
सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदा मिश्र और सदल मिश्र और पंडित लल्लू लाल। तो यहाँ पर इनका आप देख लीजिए, ये राम प्रसाद निरंजनी भी मध्य प्रदेश के थे। दौलत राम साधु व्यवस्थित खड़ी बोली का अपनी रचनाओं में किया था। राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने किया था? तो राम प्रसाद निरंजनी ने। तो भाषा और योग के वशिष्ठ का प्रसाद निरंजन को मिला। भाषा योग वशिष्ठ का प्रसाद किसको मिला? निरंजन को। सदा सुखलाल कहाँ के रहने वाले थे? तो दिल्ली के रहने वाले थे। और यहाँ पर विष्णु पुराण का एक अंश लेकर इन्होंने रचना किया है सदा सुखलाल ने, सुख सागर का। धार्मिक ग्रंथ होने के कारण इसमें पंडिताऊपन अधिक है। वाक्य रचना पर फारसी शैली का प्रभाव है। और फिर इसके बाद है बच्चों ये रानी केतकी का कहानी। मुंशी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? इंसा अल्लाह खां। तो आप इसको देख लीजिए, अल्लाह रानी केतकी की कहानी, ऐसे याद रख लीजिएगा। अल्लाह रानी केतकी की कहानी को खा गया। अल्लाह रानी केतकी की कहानी को खा गया, तो आपको याद हो जाएगा। इसका शैली हास्य प्रधान है और चटपटी भी है। फिर उसके बाद आता है बच्चों ये सदल मिश्र। तो सदल मिश्र का आप देख लीजिए, इनका क्या है? नासिकेतोपाख्यान। आपके यहाँ प्रश्न बनेगा नासिकेतोपाख्यान की रचना किसने किया? तो सदल मिश्र ने किया। सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे? तो बिहार के। इंसा अल्लाह खां वो सदा सुखलाल कहाँ के थे? तो वो सदा सुखलाल दिल्ली के थे और सदल मिश्र बिहार। तो दिल्ली में सदा सुख मिलता है और बिहार में हमेशा सब लोग सदल के साथ रहते हैं, यानी दल बल के साथ रहते हैं। ये कहाँ के शिक्षक थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के शिक्षक के रूप में कार्य किया था। इसमें पूर्वीपन अधिक है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन अधिक है। ये अक्सर बच्चों बीए और जो बीएड किए हैं, टीईटी पढ़ते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदल मिश्र की भाषा में क्या है? तो पूर्वीपन सबसे अधिक है और वाक्य की रचना शिथिल है। आइए हम लोग लल्लू लाल की बात करते हैं। तो लल्लू लाल कहाँ के थे? गुजराती ब्राह्मण थे, आगरा में रहते थे। तो लल्लू लाल आगरा, लल्लू लाल आगरा प्रेम सागर, ठीक है। तो लल्लू प्रेम सागर लिखने में सबसे आगे थे। लल्लू प्रेम सागर लिखने में सबसे आगे थे। तो यहाँ पे हो गया कि लल्लू लाल का प्रेम सागर आगे थे, मतलब आगरा से थे वो। और यह भी फोर्ट विलियम कॉलेज में ही नियुक्त थे। तो ये इतना हमने 4 लेखकों को बताया है बच्चों। एक सदा सुखलाल हो गया। सदा सुखलाल ने क्या लिखा था? सुख सागर। और रानी केतकी की कहानी को कौन खा गया? तो अल्लाह खां खा गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र का। प्रेम सागर किसने लिखा? तो लल्लू लाल ने। फिर सदा सुखलाल कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। और ये इंसा अल्लाह खां भी उधर ही के रहने वाले थे, यानी लखनऊ में ये रहते थे अल्लाह खां, ये अल्लाह खां जो है। और उसके बाद ये सदल मिश्र आरा में रहते थे बिहार, और लल्लू लाल आगे थे प्रेम करने में, तो ये आगरा में रहते थे। अब यहाँ भारतीय जागरण, यानी हम भारतीय जागरण में बस इसमें से केवल इतना आपका इम्पोर्टेंस है। यद्यपि आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, केवल ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज 1828, रामकृष्ण मिशन प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज की स्थापना 1867, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882। इसमें हिंदी का योगदान संस्थाओं का इन विशेष रहा। और इन्होंने ये नव जागरण आरंभ का प्रदेश उत्तर भारत में, इस नए जागरण का आरंभ अंग प्रदेश से हुआ। तो यहाँ से हम दूसरा चैप्टर ये आप देख लीजिए। अब यहाँ तक हो गए बच्चों। भारतेंदु युगीन गद्य से हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।